आदिवासी समाज की महज 24 साल की एक बेटी जो हमारे साथ बैठी है, उसका सिलेक्शन ट्रिपल आईआईटी में हुआ है पीएचडी के लिए। मात्र 4 लोगों का इसमें सिलेक्शन हुआ है इसी के लिए, जिसमें एक मेरा नाम है, जो मैं अभी तक के जो सबसे कम उम्र के पीएचडी शोधार्थी आदिवासी समुदाय से रहूंगी। मांगा भैया सरनाको, मांगा बहन सरनाको, अरे हीरा लखे धरती सोना लखे राय, जन्म तेरा नदी नाला खलिज पुरल राय। सविता का बकायदा सिलेक्शन हुआ है ट्रिपल आईआईटी जो रांची में, वहाँ बतौर पीएचडी करने के लिए। आज भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में हम लोग जाते हैं तो आदिवासी समाज को आज भी हे दृष्टि से देखा जाता। उनको मतलब था हमारी ज़मीन से, कि ज़मीन किस तरीके से इनको हक ना देना पड़े, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा साजिश किया कि हमें धूर मार के आगे इतना रफली जो बिहेव होता है शायद मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, और मैं वो याद भी नहीं करना चाहती। तो मेरा जो रिसर्च सेक्टर होगा, मैं वेरेबल एप्लीकेशन के लिए, वेरेबल करने का मतलब है वैसे रिसर्च या डिवाइस कुछ मैं बनाऊँ जिसको हम लोग पहन पाएंगे और उसका आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा। बचपन में था कि अगर पैसा का जैसे मैंने तंगी देखा था, तो मैंने सोचा, किसी ने बताया कि इंजीनियरिंग पढ़ने से बहुत पैसा होता है, तो मुझे उस टाइम पे ये था कि मैं इंजीनियर पढ़ूंगी तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा और जो ये संघर्ष रहा उसको मैं दूर कर सकती हूँ। बस्ती में अगर कहीं किसी का बर्तन धोने के लिए मिल गया तो बर्तन धोने के बदले उनको एक कटोरी खाना मिल गया तो बहुत था, प्लस अगर रेजा उजा का काम मिल गया तो उस टाइम पे 20-30 रुपये मिल जाता था। मेरे परिवार वाले अगर सुन रहे हैं तो मैं अभी भी उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो हमारी ज़मीन है उनको छोड़ दे। आदिवासी समाज की महज 24 साल की एक बेटी जो हमारे साथ बैठी है, उसका सिलेक्शन ट्रिपल आईआईटी में हुआ है पीएचडी के लिए। हम लोगों के लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है, मतलब लोकतंत्र 19 के लिए, क्योंकि जो सामने है सविता कच्छप नाम है इसका, इन्होंने एक समय दिया है लोकतंत्र 19 में, मतलब बतौर जर्नलिस्ट ये लोकतंत्र 19 के साथ पहली बार और आखिरी बार अभी तक हमारे साथ काम कर चुके हैं। इनका सिलेक्शन हुआ है ट्रिपल आईआईटी जो रांची में है, और उसमें पीएचडी के लिए सिलेक्शन हुआ। और हम लोग जितना अभी तक समझ पाए हैं या जितना देख पाए हैं, शायद सबसे कम उम्र, मतलब 24 साल में उसको पीएचडी करना है, इसका सिलेक्शन हुआ है। होगा कोई, लेकिन फिलहाल हमारी जानकारी में इतना ही है कि 24 साल की एक महज छोटी सी बच्ची, इसका सिलेक्शन पीएचडी में होगा। बात करते हैं, सविता है। सविता हमारे साथ काम की है, लोकतंत्र 19 में एक समय दी है, लोकतंत्र 19 की जर्नलिस्ट रही हैं। तो पहले बहुत बहुत बधाई हो सविता तुमको। थैंक यू दादा, और सबको जो हमारे दर्शकगण है उसको सबसे जमी जमा जोहार, झारखंडी जोहार और गुलगुलान जोहार भी। तुम्हारा सिलेक्शन पीएचडी के लिए हुआ है ट्रिपल आईआईटी में। हाँ, मेरा सिलेक्शन अभी हुआ है करंटली। अभी जो इन्फॉर्मेशन है इंटरव्यू वगैरह सारा प्रोसेसिंग का, 8 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ कि आपका सिलेक्शन हो चुका, और उसमें इसी में मेरा हुआ है। और मात्र 4 लोगों का इसमें सिलेक्शन हुआ है इसी के लिए, जिसमें एक मेरा नाम है, जो मैं अभी तक के जो सबसे कम उम्र के पीएचडी शोधार्थी आदिवासी समुदाय से रहूँगी। और बाकी 3 लोग आदिवासी हैं या दूसरे समुदाय से? वो बहुत सीनियर कैटेगरी के थे, और एक है कुछ मुंडारी करके, उनका एग्जैक्ट नाम नहीं है, और बाकी सारे अदर कास्ट हैं। अच्छा, तो कहाँ से पढ़ाई हुई है तुम्हारी? मेरी जो स्कूलिंग हुई वो मेरा उर्सलाइन कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल रांची से हुआ है। उसके बाद मैंने डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इन कम्युनिकेशन बीआईटी मिश्रा से किया। उसके बाद मैंने बीटेक किया कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद मैंने किया मास्टर इन टेक्नोलॉजी बीआईटी मिश्रा से फिर से। तो इस तरीके से मेरा कंटिन्यूअस जो शिक्षा का स्तर रहा वो हुआ फिर अभी अभी तक। ट्रिपल आईआईटी में। अभी ट्रिपल आईटी में हुआ है। उसके बाद उस पे पीएचडी कितना कितना दिन तक चलता है? पीएचडी मिनिमम कोर्स होता है 3 सालों का, और मैक्सिमम 7 सालों में आपको उस पे कंप्लीट करना रहता है। उस पे मेनली होता है कि हम क्या चीज़ इनोवेशन कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली जो लोकल भाषा में बोले या समझने की भाषा में बोले तो वो बोले साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं, वो बहुत सारा रिसर्च सेक्टर हो जाता है। तो मेरा जो रिसर्च सेक्टर होगा, मैं वेरेबल एप्लीकेशन के लिए, वेरेबल करने का मतलब है वैसे रिसर्च या डिवाइस कुछ मैं बनाऊँ जिसको हम लोग पहन पाएंगे और उसका आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा। अच्छा, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए संघर्ष करना पड़ा है या फिर मतलब होता गया होता गया? देखिए, संघर्ष हर चीज़ों में, ख़ास करके आदिवासी समुदाय से अगर मैं एक लड़की हूँ तो वो संघर्ष शुरू से ही रहा। कि मेरे पिताजी थे, वो बहुत कम उम्र में, मैं 2 ढाई साल की थी उस टाइम ही उनका एक्सपायरी आकस्मिक निधन हो गया था।
फिर फैमिली में जो थे दादी घर या नानी घर का जो सपोर्ट होना चाहिए था, उनको मतलब था हमारी ज़मीन से, कि ज़मीन किस तरीके से इनको हक ना देना पड़े। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा साजिश किया कि हमें धूर मार के आगे इतना रफ़ली जो बिहेव होता है शायद मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, और मैं वो याद भी नहीं करना चाहती। पर मैं बताना चाहती हूँ कि बिना संघर्ष से कुछ नहीं होता। हमें यहाँ तक ये हुआ कि ना उधर पे रहने के लिए दिया जा रहा था, ना इधर पे। अगर नानी, जैसे कि हमेशा बोला जाता है कि जब अगर ढाई जहाँ रहेगी वहाँ, तो एक महिला के लिए जो होता है कि सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा पति के जाने के बाद, तो होता है मायके। तो हमारे जो नानी घर थे, वो तो नानी घर में बस उनकी 3 पुत्री थी। मेरी बड़ी मम्मी 2 है और एक मेरी मम्मी सबसे छोटी है। तो जिसमें एक मेरी बड़ी मम्मी है जो उनका मतलब मेरे नाना जो थे उनके समय में ही वो कुँवारी रह गई, ऐसे उनका फिर उनके समय साथ में, क्योंकि मेरे जो नाना के जो भैयात परिवार के जो मामा जो लगेंगे, वो लोग, उनको चाहिए था ज़मीन। अच्छा, मतलब आपके मामा नहीं हैं? अपने मामा नहीं हैं, वो कज़न के, उनको चाहिए था मतलब ज़मीन। और मम्मी लोग 3 बहन हैं। 3 बहन हैं ओनली। तो उनको चाहिए था ज़मीन, तो वो लोग चाहते थे कि ये यहाँ क्यों रह रही है? यहाँ से भगाओ-भगाओ, और हमेशा ऐसा था सिचुएशन कि मारपीट तक भी किया, यहाँ तक कि जान पे भी बनाई। लेकिन तीनों बहनों ने संघर्ष किया कि नहीं, अब है तो जैसे मतलब भी है। बड़ी-बड़ी मौसी जो थी, हाँ। जिनसे शादी नहीं की। हुँ। तो जैसे भी है, और उनका कोई जॉब नहीं था या फिर कुछ खाने हुँ। का साधन नहीं था, वो लोग करते थे, रात में पार्टी काम वगैरह होता था, उस तरीके का काम करते थे, अच्छा, उस मतलब तरीके। वो शादी-ब्याह में वो लाइट वाइट हाँ, धोते हैं, लाइट-उट नहीं, बर्तन धोने का बर्तन काम धोने। जो होता है, तो वो बर्तन वगैरह धोने का काम करते, तो उनसे जो बचा-खुचा खाना आता था, तो उससे हमारा कभी-कभी खाना पेट भर जाता था। और एक बड़ी मम्मी थी हमारी, शीला बड़ी मम्मी उनका नाम था, वो गुमला की थी, तो वो भी रेंट में रहती थी। तो वो हम लोग का ये चीज़ को देखती थी, अनुभव करती थी कि नहीं, बच्चा लोग बहुत संघर्ष कर रहा है। तो होटल में काम करती थी वो, तो जो जला हुआ रोटी रहता है, तो फेंकने से अच्छा वो, क्योंकि बोला जाता था कि मालिक ऐसे नहीं करना है, सामान नहीं जाना चाहिए बाहर, तो वो कपड़े में लपेट करके लाती थी और पूरा कड़ा रहता था रोटी। तो हम लोग बहुत खुश होके उसका वेट करते थे कि अब हम लोग को रोटी मिलेगा। तो फिर इस तरीके से हम लोग का बचपन में खाना हुआ, और फिर इसी तरीके से संघर्ष रहा। फिर बाद में धीरे-धीरे करते ज़मीन का जो मारपीट का जो सिलसिला था, वो लगातार आज भी चलता है। लोग ताना कसते कि इनको भगाओ, जो भी करो, बहुत मतलब सारा। नाना घर की प्रॉपर्टी में। हाँ, नाना घर का में भी और दादी घर का तो बचा ही नहीं है अब। यहाँ तक कि मैं एक चीज़ बोलना नहीं, ये अभी जो अगर मेरे घर वाले चाहते, तो आप जो संत फ्रांसिस स्कूल हरमू देखते, वहाँ पे जो चर्च बना है, जो ज़मीन है, वो हमारे पूर्वजों ने डोनेशन पे दिया है, और लिखा-पढ़ी भी हुआ। जो कागज़ हमारे पास अभी बड़े दादू के पास, तो उन्होंने अपने पास रखा। अगर वो चाहते तो उस पे लिखा हुआ था कि गाँव के बच्चों को मुफ़्त में शिक्षा दी जाएगी। मेरी माँ ने पहल भी किया था, लेकिन फ़ादर ने बोला कि ठीक है, अभी मैं प्रोसेस करूँगा, लेकिन उस पर भी कोई पहल नहीं हुई। अगर मतलब चाह सेंट फ्रांसिस स्कूल का जो चर्च है, हाँ, चर्च वो और स्कूल जो वहाँ पे है, हुँ, जो भी स्कूल है, वो अभी जो आईसीएसई बहुत नामी स्कूल है। अगर हमें वहाँ पे अगर जो ज़मीन गई, वहाँ पे अगर हम लोग शिक्षा सेंट होता तो फ्रांसिस ये हरमू वाला? हरमू वाला। तो वहाँ पे फ़ादर से बाकायदा बात हुई थी, लेकिन उन्होंने पहल की बोली थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर भी जैसे-तैसे हम लोग की पढ़ाई फिर हमारे सरकारी स्कूल। माँ क्या करती थी? पिताजी का देहांत हो गया जब आप ढाई साल की थीं, फिर माँ क्या? तो माँ भी बस्ती में अगर कहीं किसी का बर्तन धोने के लिए मिल गया, तो बर्तन धोने के बदले उनको एक कटोरी खाना मिल गया तो बहुत था, प्लस अगर रेज़ा-वेज़ा का काम मिल गया तो उस टाइम पे 20-30 रुपया मिल जाता था। तो उस तरीके से हमारा खर्चा चलता था। फिर धीरे-धीरे करते 2006-7 में मम्मी का अनुकंपा में बहाल हुआ 4th ग्रेड में, फिर उसके बाद कहाँ? नगर निगम में। अच्छा, तो वो अनुकंपा में? हाँ, अनुकंपा में बहाल हुआ 4th ग्रेड में। अनुकंपा में कैसे हुआ? वो मेरी दादी का जॉब था, तो मेरे चाचा लोग बाहर रहते थे, तो उन्होंने बोला कि मैं तो अक्सर बाहर रहता हूँ, मेरा कोई यहाँ ये नहीं है, तो उनका सारा परिवार वालों का ओपिनियन रहा कि नहीं ठीक है, आप ऐसे तो नौकरी जायज़ चल जाएगा, तो आप कर लीजिए बोल हुँ, के। तो फिर बात रखी गई, फिर मम्मी ने जॉइनिंग दिया, फिर थोड़ा एडजस्ट किया हम लोग, फिर उसी तरीके से हमारा जीविका चलता रहा। और फिर वैसे ही मेरी स्कूलिंग में एडमिशन हुआ उर्सुलाइन कॉन्वेंट में, फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ते गए पढ़ाई के साथ-साथ। मतलब फिर एक भी लेकिन जो सामाजिक संघर्ष जो होता है कि बार-बार टॉर्चर किया गया कि नहीं, अब ये लोग अपने पिताजी के घर भगा दो या फिर यहाँ रहने देना, कुछ ना कुछ बहाना मार-पीट करने का, ऐसे कुछ हमेशा चलता रहा।
मतलब एक दौर ऐसा रहा शविता, जब आपने रेस्टोरेंट में जो खाने बच जाते थे या होटल्स में जो खाने बच जाते थे, आपने वो खाकर जीवन बिताया है। और आज वैरायटी नहीं बोल सकते उसमें, वैरायटी मतलब जला हुआ रोटी, जला हुआ रोटी, ओनली जला हुआ रोटी जिसको फेंका था। क्योंकि रेस्टोरेंट में देखिए पनीर उनीर वगैरह होगा, लेकिन हमें बस जला हुआ रोटी मिला था, वो उससे ज़्यादा तंदूर में कुछ नहीं। डालते हैं वो जल जाता है उस पे, हाँ, बहुत ज़्यादा तब जो ना वो जल कड़ा जाता हो था। जाता था। हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से हमरा का मिला, बाकी तो वैसे अभी कुछ। पीएचडी आप करेंगे, तो पीएचडी में क्या कोई स्कॉलरशिप है, कोई ये मिलेगा क्या? स्कॉलरशिप है, लेकिन जैसे कि हमारे अभी तक बैकग्राउंड में देखें कि उतना सपोर्टिव सिस्टम नहीं रहा, क्योंकि मेरा फैमिली में भी मेरी माँ जो पढ़ी है वो केवल 10वीं पास है, और फैमिली में भी कोई ऐसा पढ़ा लिखा नहीं है कि हम उसको गाइड दे सकें। तो बस मेरा किसी तरीके से बचपन में था कि अगर पैसा का जैसे मैंने तंगी देखा था, तो मैंने सोचा, किसी ने बताया कि इंजीनियरिंग पढ़ने से बहुत पैसा होता है, तो मुझे उस टाइम पे ये था कि मैं इंजीनियर पढ़ूँगी तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, और जो ये संघर्ष रहा उसको मैं दूर कर सकती हूँ। तो ऐसे धीरे-धीरे मुझे वो कॉन्सेप्ट था, फिर अब समझ में आया कि नहीं, ऐसा कुछ भी होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उसमें। तो स्कॉलरशिप की रही बात, तो वहाँ पे ये है कि गेट क्वालीफाई होता है, तो मुझे उतने तरीके सही तरीके से गाइडेंस नहीं पता था, और मैं खुद भी क्लियर नहीं थी कि मैं आगे चलकर पीएचडी करूँगी। लेकिन जो हालात लोगों ने बनाया, परिवार वालों ने बनाया, उससे मुझे लगा कि नहीं, मुझे और आगे करना चाहिए। और वहाँ के स्टाफ ने बोला है, सर ने बोला कि अगर परफॉर्मेंस रहे तो स्कॉलरशिप की बात करेंगे, लेकिन अलाउ करते, लेकिन गेट क्वालीफाई ना होने की वजह से स्कॉलरशिप अभी क्लियर नहीं देंगे। बीआईटी में मिलता था स्कॉलरशिप? नहीं, बीआईटी में भी नहीं मिला, वो गवर्नमेंट के साइड से मिला है, बाकी उस पे भी नहीं मिला। वैसे गवर्नमेंट कुछ के साइड से मिला मतलब? गवर्नमेंट जो ई कल्याण की जो मतलब छात्रवृत्ति हो। झारखंड सरकार ने हाँ, दिया है झारखंड मतलब? सरकार ने दिया है, क्योंकि पैसा वहाँ बहुत लगता है, और इतना इनकम भी नहीं था कि अकेले मेरे पे ही पढ़ाई खर्च, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो एकल कमाने वाली है, तो घर भी चलाना घर में है। कौन कौन है? घर में मेरी बड़ी मम्मी जो रहती है, जो शुरू से अभी तक हमारे साथ में है, वो है, और मेरी बड़ी बहन है, और मैं हूँ, बड़ी और मम्मी मतलब मौसी है आपकी बड़ी मम्मी? हाँ, मेरी मौसी सबसे बड़ी वाली। तो जिनको नाना के टाइम पे वो कुँवारी जो रह गई थी, उनके साथ जो अत्याचार होता था, तो मम्मी ने भी देखा कि ये चीज़ हो रहा है, तो अब कैसे इसको हैंडल किया, तो और फिर ये कौन वो कौन एक, है? बस हम लोग ये 5 को ही अभी रहते हैं। मम्मी, उनके आपकी मम्मी, मौसी, हाँ, और आप? बड़ी बहन, और मैं, और छोटा भाई। इतने कोई हैं परिवार में अभी करंटली, छोटा क्योंकि भाई क्या करता है? छोटा भाई अभी ग्रेजुएशन में है, वो जेबीआर पे जाता है अभी। तो जो लोग आर्थिक तंगी में, या जो लोग पैसे के अभाव में, या जो लोग परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने पर पढ़ाई छोड़ देते हैं, आप यहाँ तक पहुँचे हैं पीएचडी करने के लिए, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं कहूँगी ये कि हर चीज़ का दुःख सॉल्यूशन नहीं है, आपको वो दुःख से हर कोई शायद हमको बोलेगा कि तुम ये करो, वो करो, लेकिन अगर आपको जीवन में कुछ करना है, तो सबसे पहले आप अपने आप को सँभालना सीखें कि आपके आस-पास हो क्या रहा है, और आप उस चीज़ से समझें, क्या अपने आप को पहचानिए कि मैं वो चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वो चीज़ आपको पहले खुद को समझना होगा, खुद को समझाना होगा, तभी आप आगे जाकर कुछ कर पाएँगे, क्योंकि अगर हम पुरखौती की लेके चले, तो उनके पास जल-जंगल के अलावा कुछ था नहीं। उन्होंने वो संघर्ष किया, उस चीज़ को सोचा कि हम आगे कुछ इस फ़ील्ड पे भी कर सकते हैं, तब उस उन्होंने जा कर के किया। तो आपको भी समझना पड़ेगा कि आपके अगर आस-पास नहीं है, तो आप उस चीज़ को खुद जनरेट करें, या फिर उस माहौल को आप खुद बनाएँ। तो मेरा भी सोच यही था कि मेरे पूर्वजों ने, या फिर मेरे परिवार में अगर कोई ऐसा नहीं है, तंगी है, तो मैं अपने समाज को ये चीज़ से झेलने नहीं दूँगी, और मैं उनके लिए क्यों दूसरों को मैं बताऊँ, मैं खुद एक उदाहरण क्यों ना बनूँ? इस चीज़ का मेरे ओर से पहल रहा, और मैं लगातार समाज से भी जुड़ी हूँ, और लोगों को, या फिर यूथ है, अक्सर मैं उनको कहती हूँ कि आप अपने आप को जब तक समझिएगा नहीं, मॉल अपने लिए आप नहीं बनिएगा, तब तक आपको हर कोई बोलेगा कि ये करो, वो करो, लेकिन आपको मुँह पे कोई डाल के नहीं देगा। इसलिए आप सबसे पहले पहल आप अपने साइड से कीजिए। सविता जो है वो सामाजिक मुद्दों पर भी काम करती है, मतलब पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ आदिवासी समाज के जो मुद्दे हैं, जो उनकी लड़ाई है, उसमें भी हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। अभी आदिवासी दिवस के दिन एक गाना इन लोगों ने, इनके कुछ साथियों ने मिलकर यूट्यूब पर डाला। गाना का बोल कुछ याद है? हाँ, बिल्कुल याद है। तो उसपे ये बोल था कि जागा जागा रे, तो ऐसा कुछ था। जागा रे, ऐसे कुछ था वर्ड उसमें। एक्चुअली मैं अपने लिखा हुआ मेरा भी एक गाना है जिसको मैंने 2020 में गाया था, मैं वो सुना देती हूँ। उसपे सना कोट का बहुत माहौल था, तो उसपे मैंने बनाया था एक
मांगा भैया सरनाकोट, मांगा बहन सरनाकोट। अरे हीरा लखे धरती, सोना लखे रात, जन्म तेरा नदी नाला खलिज पुरल रात। तबो नखे कोनो तो पहचान, तबो हमर गरीबी रात। इस तरीके से बोल था मेरा। और इसी सब को रिलेटेड करके हम लोगों ने ये भी जागा भैया आदिवासी उल गुलान करके हम लोगों ने किया था। तो आप पाहन प्रोडक्शन में जाएंगे और उसका बोल को एटलीस्ट आप लोग समझिए, और क्या चल रहा सिचुएशन वो लोग आप लोग उस पे जाके फोकस कीजिए। तो ज़्यादा वो आपके लिए मैं शायद एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर पाऊँ, तो आप लोग वो चीज़ को खुद फील कीजिए, मैं चाहती हूँ। तो ये सविता है, और सविता का बकायदा सिलेक्शन हुआ है ट्रिपल आईआईटी जो रांची में, वहाँ बतौर पीएचडी करने के लिए। और सविता बहुत संघर्षों के साथ यहाँ तक पहुँची है। महज 24 साल की है, और ये हम लोगों के साथ इसी लोकतंत्र 19 के ऑफिस में बतौर जर्नलिस्ट काम कर चुकी है। कई मुद्दों पर इसने काम किया है। हरमू वाला एक जो हरमू नदी वाला मसला, उसमें इसने अच्छी काम की थी। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको आपके बेहतर भविष्य के लिए। थैंक यू दादा। ठीक, कुछ बोलना? हाँ, कंटिन्यू। अगर मैं चाहती हूँ कि अभी तक जो देखा जाए तो इंजीनियरिंग फील्ड में जो है हमारे युवा जो हमारे समाज के हैं वो बहुत ना के बराबर है। तो अगर आप इस फील्ड पे आना चाहते हैं, अगर किसी प्रकार के आपको गाइडेंस है, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि आप केवल ग्रेजुएशन लिमिट में ही ना रहे, क्योंकि आज भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में हम लोग जाते हैं तो आदिवासी समाज को आज भी हे दृष्टि से देखा जाता है। आप अगर बहुत पैसे वाले हैं तब तक आपकी वैल्यू है, या फिर बहुत अच्छा कर रहे हैं तब तक की वैल्यू है। अगर आप नॉर्मली जाएँगे तो आपको वो संघर्ष उधर पे भी देखने के लिए मिलेगा कि कहीं पे ना कहीं पे सपोर्ट का दिक्कत होगा, या फिर कहीं पे कुछ और भी तरीके से। आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ कि लग रहा है कि बहुत एमटेक कर में बहुत पैसा लगा। पैसा तो लगा, लेकिन मैं एक पीछे की कहानी मैं बताती हूँ एमटेक की। मैंने 2 साल उस पे कोर्स किया, और मैंने लगातार मैं कॉलेज के लिए जब निकलती थी तो वो था सुबह का 7 बजे से टाइमिंग था, और मैं घर आती थी साढ़े 9 या 9 बजे, क्योंकि उस टाइम पे, क्योंकि अब पेरेंट्स जो है पैसा बहुत दे रहे लगा रहे, तो भाई खर्चा मैं उन घर वाले पे और डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती थी। इसलिए मैं जब कॉलेज से रिटर्न आती थी, पैदल आती थी मेन रोड से, और उस पैदल आने के दौरान मुझे 7:30 बजे थे, 7:30 बजे से मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। तो आपको एक्सक्यूज़ नहीं देना है कि हम मेरे पास कुछ नहीं है, अब जैसे है वैसे नहीं। आपको वो चीज़ अरेंज करना पड़ेगा खुद के लिए, और हर चीज़ के लिए हम लोग पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जन्म दे दिए हैं और इतना अच्छा हमको दिखा रहे डायरेक्शन, वो हमारे लिए उसको समझना होगा। क्योंकि आज के यूथ में हम लोग देखते हैं कि अरे उसके पास गाड़ी है तो माँ तुम हमको भी दिला दो, पिताजी हमको भी दिला दो। और बहुत बार ऐसा भी हम लोग अखबार में देखते हैं कि बेटा ने पीने के लिए या फिर लड़की घुमाने के लिए अपने माता पिता को मार के टांग हाथ जो भी हत्या कर दी, इस तरीके का व्याख्यान भी आता है। तो केवल आदिवासी समुदाय से नहीं, मैं सारे समुदाय के यूथ से कहना चाहूँगी कि आप अपने लिए रास्ता खुद बनाएं, परिश्रम खुद करें। और आप जब परिश्रम करेंगे तो आपको कोई भी जो ऑब्स्ट्रकल जो आते हैं, जैसे कि पारिवारिक संघर्ष हो गया, या फिर किसी भी तरीके का पुलिस या कुछ भी केस मुकदमा जो भी है, वो चीज़ को आप खुद से हैंडल कर सकते हैं। तो मैं कह रही थी कि साथ-साथ में कि एमटेक जो रहा मेरा एक और डिफ़िकल्टी रहा कि बहुत कम कोई को पता है कि मैंने पूरे 1.5 साल तक सुबह में ना कोई नाश्ता, ना कोई दोपहर का खाना, मुझे खाने का जब मौका मिलता था वो बस रात में मिलता था। तो ऐसा नहीं है कि अब मैं यहाँ तक आई तो मैं बहुत अच्छे से रही, मतलब लगातार संघर्ष रहा, और अभी शायद और संघर्ष चलेगा। और समाज के लिए मैं करती आई हूँ और हमेशा करती रहूँगी। और मेरे परिवार वाले अगर सुन रहे हैं तो मैं अभी भी उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो हमारी ज़मीन है उनको छोड़ दें। मैं अभी भी, क्योंकि मैं लीगल पे नहीं जाना चाहती हूँ, और समाज के लिए ये व्यवस्था भी ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो गलत है वो गलत है, और आप हमेशा सही का साथ दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी का हक मार के आप बहुत बड़ा ये कर लेंगे। कहीं न कहीं बोलते हैं ना कि आप जो कर्म करोगे ये इसी धरती पे करोगे। इसलिए आप हर चीज़ को सही कहिए और गलत को गलत कहिए, और ज़्यादा नहीं कहूँगी मैं।